मंथ सैलरी वाले आदमी को आरसीएम का प्लान बताएंगे तो हाँ करेगा कि ना करेगा? ना करेगा। ना करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में फिट है। और फिट है, सही है। आपके दिमाग में पहले ही फिट है, ना करेगा, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप 3 लाख कमाते तो शायद आप भी यहां नहीं होते। दिमाग में फिट होता और इसलिए एक्शन नहीं होता, और एक्शन नहीं होता तो सामने वाला समझता नहीं। प्रश्न ये है, मेरे को जब 13,000 सैलरी मिलती थी और 97-98 की बात, उस 13,000 का मतलब अभी के 2.25 लाख रुपए पर मंथ के बराबर है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो प्रश्न ये है, मैं क्यों आया? प्रश्न नंबर 2, मेरी अपलाइन क्यों आई, जो मेरा बॉस था? प्रश्न नंबर 3, उसकी सुपर अपलाइन जिसकी कंपनी खुद की फैक्ट्रियां थी, वो इस बिजनेस में क्यों आया? इसका मतलब ये है, ये आपकी गलत फहमी। समझाना क्या है वो महत्वपूर्ण है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम सिर्फ पैसा समझाते हो, और पैसा उसकी जिंदगी में पहले ही बोल है, वो आएगा क्यों? जिस चीज की कमी है वो जब तक नहीं बताओगे तब तक सामने वाला तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा ही। और जब मुझे ये समझ में आया तब मैंने प्लान बताना चालू किया। हर व्यक्ति को अलग तरह का प्लान और समझ में आने लगा। जिसके पास बहुत सारा पैसा था उसको जाकर मैं सीधा कहता था कि भाई साहब बड़े खुश नसीब हो आप इतने कामयाब हो गए, अब तो आपका बच्चा 100% कामयाब होगा। वो कहा नहीं बच्चे का इससे क्या रिलेशन? मैंने कहा अच्छा नहीं है, मतलब आपकी कामयाबी से आपके बच्चे का रिलेशनशिप नहीं है? वो कहा नहीं है। जब कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता था मैं कहता था सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने बड़े गजेटेड अफसर हैं, अब तो आपके बच्चे का भविष्य बन गया। वो कहा बच्चे का क्यों बन गया? बच्चे को तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बच्चे पे डिपेंड नहीं है। तब मैं उन्हें कहता था मैं तो ऐसा काम करता हूं कि मेरे बच्चे में 1% भी ज्ञान नहीं है तो भी मेरे बराबर उसकी इनकम आएगी और लाइफ टाइम और जन्मों जन्मों तक आएगी। तो वो कहता था ऐसा कौन सा काम है? तब हमें अपने आप बिजनेस बताते थे, और जिसके अंदर जो कमी है वो बताओगे तब मान्य होगा। एक लेडीज है जिसका पति पहले ही 3 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, अब उसके पास आप गए बिजनेस लेकर, अब पैसे बता रहे हैं तो ज्वाइन नहीं करेगी क्योंकि उसकी लाइफ में पैसों की कमी नहीं। उसे आत्म स्वाभिमान समझाना पड़ेगा, उसे थोड़ा छेड़ कर कहना पड़ेगा कि भाभी जी नमस्ते, अगर आपको 5,000 की जरूरत होती तो कहां से लाते हो? हस्बैंड से। हो आप पढ़े लिखे हैं और 5,000 10,000 के लिए आपको बार बार हस्बैंड के पास जाना पड़ता? हाँ जाना पड़ता। और क्या तरीका है? वो एक तरीका है मेरे पास जिसमें आप घर बैठे मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए इतना पैसा कमा सकते हैं कि अपने हस्बैंड को घुमाने ले जा सकते हैं। वो ऐसा होता है? होता है। अब देखो प्लान, जब तक जो कमी नहीं है वो नहीं बताओगे तब तक आपका प्लान चलने वाला नहीं। और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया था उस समय, और उसके बाद हमने काम करना चालू किया। आरसीएम बिजनेस में क्यों आया वहीं से चालू करते हैं। दैट इज गॉड प्लानिंग, ये भगवान की प्लानिंग है। अगर आप इस बिजनेस में आज यहाँ आए हैं ना मीटिंग में, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आप अपनी इच्छा से आए। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मेरी इच्छा से आया हूं। आपकी क्या इच्छा है बताओ? आपकी इच्छा से कुछ चलता ही नहीं है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर चलता है द गॉड प्लान, ये भगवान की इच्छा चलती है। एक तरफ आप कहते हैं कि इस भगवान अल्लाह ताला के बगैर इस धरती से पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। तो आप तो 60-70 किलो के, आप कैसे आ गए यहाँ पर? सही, इच्छा से नहीं आए हैं। सही, दैट इज गॉड प्लानिंग। आज ना गॉड ने तुम्हें प्लान बनाकर बताया कि तुम आ जा। अगर गॉड चाहता था ना तो आप नहीं आ पाते। कैसे? जो ही घर से बाहर निकलते पड़ोसी टपक जाता। सही बात है। कैसे आप? रास्ते में जाम लग जाता, कैसे आप? सही बात। आज ही तूफान आ जाता, कैसे आप? आज ही भूकंप आ जाता, कैसे आप? लेकिन आज भगवान ऐसा कुछ किया क्या? भगवान ने नहीं। भगवान की प्लानिंग। भगवान ने कहा तुझे कोई नहीं रोक सकता, जा, मैं हूं ना पीछे। कई लोग ऐसे होंगे जिनको आज आपने बुलाया होगा लेकिन आज नहीं आ पाए। हेलो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप में से कई लोगों को बुलाया होगा लेकिन आज वो नहीं आए होंगे। दैट इज अ गॉड प्लानिंग। और कई लोग ऐसे हैं जिनको आपने सिर्फ एक बार ही कहा और सोचा ये क्या आएगा, वो आ गया। यस, यस।
अब तो समझ में आ रही गोल्ड प्लानिंग। ये प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ होता ही नहीं, इस धरती पर कुछ नहीं। अब गोल्ड प्लानिंग क्या थी? मैं कंपनी में नौकरी करता था, मेरी कंपनी में मेरा बॉस डायरेक्ट सेलिंग को समझा और पहले उसको समझ में आया, वो मेरे पास आया। मेरी कंपनी में 1500 आदमी थे, सबसे पहले मेरे पास आया। दैट इज गोल्ड प्लानिंग। वो 1500 में से किसी के पास भी जा सकता था, उसकी बात को कोई भी रोकता नहीं, लेकिन वो सबसे पहले मेरे पास आया। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी जोरदार थी। बॉस मेरे पास आया शनिवार के दिन शाम को, लगभग लंच में लगभग 2-2:30 बजी होगी, और मेरे पास आया। उसने कहा, मुकेश, ये सैलरी से कुछ होता नहीं, साइड में कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। और मैं पिछले महीने मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे एक बिना पूंजी का कारोबार बताया और मुझे मोटा मोटी अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनको कहा, मना कर दिया। मैंने कहा, मना क्यों कर दिया? मैंने कहा, सर मेरे पास नॉलेज नहीं है बिजनेस का। मेरा भाई है मुकेश कोठारी, वो बचपन से बिजनेस करता है। मैं अगले संडे को मुकेश कोठारी को लेकर आऊंगा, मुकेश कोठारी को बताना प्लान, और मुकेश कोठारी कह देगा कर ले तो मैं कर लूंगा। भाई तेरे ब्याह पे मैंने ये बात कह दी, बुरा तो नहीं लगा? अब क्या बोलूं? मैंने कहा नहीं लगा, तो फिर आना पड़ेगा सुबह। इन्विटेशन, ऐसा इन्विटेशन दिया जिसमें मैं मना ही नहीं कर सकता था। उसने मुझे कहा ही नहीं कि तुझे करना है, उसने तो कहा तू समझ ले और मुझे बता दे कि करना है कि नहीं करना। तो मैं पहली मीटिंग में गया टाई पहनकर, एडवाइजर जैसा लगना चाहिए ना, तो टाई वाई पहनकर आ गया। पहली मीटिंग में आकर आगे जैसे महेश जी बैठे वहां पर आकर बैठ गया। अब 3-4 मिनट चुपचाप शांत रहे। 4 मिनट के बाद 4 कार्टून स्टेज पर आए। कार्टून इसलिए बोल रहा हूं, गर्मी में सूट पहन रखा मेरी तरह। मैंने कहा, यार इनको इतनी सर्दी लग क्यों रही है? गर्मी में इन्होंने सूट क्यों पहना हुआ? कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा, चुप हो जाओ यार, ये सूट पहने की पजामा, तुझे क्या लेना देना? जिस काम के लिए आया वो काम कर। मैं चुपचाप आके बैठ गया। तभी एक आदमी सामने की तरफ आया। आते ही उसने बोला, भाई और बहनों, ये जोश का बिजनेस है। मुझे एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा, जोश का भी बिजनेस है? मतलब जोश की पैकिंग कैसे करेंगे? कितने ग्राम जोश किसको दिया, कितना क्या हिसाब किताब कैसे होगा? जोश का भी कोई बिजनेस होता है? मुझे एकदम तेज हंसी है। तभी दूसरा कार्टून आया। दूसरे कार्टून आके बोला, ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। तो मैंने कहा, तू बता तो सही, ताली किस बारे में बजानी है? अभी तूने एक लाइन भी समझाई नहीं और कह रहा ताली बजाओ। मैंने एक भी ताली नहीं बजाई। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा, मुझे मेरा भाई नजर आता। तुमने ताली नहीं बजा रहे, मैं भी ताली नहीं बजा रहा, देखो तुम सेम टू सेम। मैंने एक भी ताली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया, बक 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 बक। चौथा कार्टून आया, बक 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 बक। एक भी कार्टून ने ये नहीं बताया कि करना क्या है, और मैंने भी अभी तक आपको नहीं बताया कि करना सब कुछ सेम टू सेम कर रहा है। तो 4 कार्टून आ गए, सेमिनार खत्म हो गई, साले ने किसी ने बताया नहीं कि करना क्या। सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। काम करोगे लखपति बन जाओगे, शहर की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, शहर का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा। अरे करना क्या है? यस, वो तो बताना भाई। कोई करना क्या, कोई बताता ही नहीं। सेमिनार खत्म हो गई। सेमिनार खत्म हो गई तो मुझे डर लगा, अभी बॉस मेरे पास आएगा और पूछेगा क्या करूं, तो मुझे खुद को ही पता नहीं क्या करना है। तो मैं भाग गया वहां से। मैंने कहा, समस्या से बचने के लिए भाग जाओ। तो मैं भाग गया। अगले दिन बॉस मेरे ऑफिस पे आया, उसने मेरे से पूछा कैसा लगा। पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं। पूछा क्या, कैसा लगा, क्योंकि उसका अंदर से विचार कुछ और था। उसने पूछा कैसा लगा। मैंने सोचा यार, घर इसका 1 घंटा बुलाया इसने, नाश्ता कराया इसने, इलेक्ट्रिसिटी जली इसकी, और मेरा तो टाइम खराब हो ही गया है, जिसे वापस ला ही नहीं सकता। तो अब अच्छा लगा कहने में फायदा है कि बुरा लगा कहने में फायदा है? तो मैंने कहा, एनालिसिस किया। मैंने कहा, जब सब कुछ हो ही गया तो इसको अच्छा ही कह देते हैं, इसको क्यों बुरा बने आपको? टाइम तो लग ही गया। तो मेरे बॉस ने कहा कैसा लगा? मैंने कहा, बॉस 1 नंबर, बहुत अच्छा लगा, और अगली बार ऐसे कार्टून जब भी आए तो मुझे बुलाना। कार्टून नहीं बोला, मतलब नाम बोला कि बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। बॉस ने कहा, वास्तव में अच्छा लगा कि मजाक कर रहा है? हमारे साथ भी ऐसा होता है, खास तौर से हमारी बहनें ना बहुत झूठ बोलती है।